हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 4 वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वन शॉट का वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 का सभी टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, इसलिए हमारा क्या है वन शॉट का वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको परीक्षा के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पे देखिए। तो वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा। देखिए, पहला हेडिंग है वंशागति। तो देखिए, वंशागत क्या होता है। लक्षणों का जनकों यानी माता पिता से संतति में स्थानांतरण होता है जो वंशागत कहलाता है। कह रहा लक्षण, कोई लक्षण जैसे कि आपके माता या पिता में कोई लक्षण है, वो लक्षण आपके अंदर भी दिखाई देता है, तो ये क्या है, वंशागत कहलाता है। यानी कि माता पिता से संतान में जो लक्षण आते हैं या स्थानांतरण होते हैं, वही क्या होता है, वंशागत कहलाता है। जैसे कि देखते होंगे आप लोग गांव में या आसपास के बगल में कि बहुत लोग होते हैं जिनके पिता का बाल झड़ जाता है कमी उम्र में, तो उनके बच्चे का भी बाल उतनी उम्र में झड़ जाता है, क्योंकि ये वंशागत होता है, जेनेटिक होता है ये। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है विविधता। तो देखिए, विविधता क्या है। जनक एवं संतति में पाए जाने वाली असमानता को विभिन्नता कहते हैं, विविधता कहते हैं। यानी जनक यानी पिता और जो संतान होता है, जनक का मतलब होता है माता पिता, तो माता पिता और संतान में जो संतान है, जो बच्चा होता है, उसमें दोनों में जो अंतर होता है, यानी जो पिता में नहीं है बच्चे में है, या जो पिता में है बच्चे में नहीं, इसको क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं। असमानता को क्या कहते हैं, इस असमानता को कहते हैं विविधता। यानी विविधता यानी दोनों में अलग अलग जो होता है वही विविधता होता है। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक। आनुवांशिकी, तो देखिए आनुवांशिकी क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। अभी आपने देखा वंशागत क्या है, विविधता क्या है। वंशागत क्या है, एक बार फिर से जान लीजिए। वंशागत जो होता है, जनको यानी माता पिता से संतान में, जो संतान में यानी स्थानांतरण होते हैं कोई गुण, तो क्या होता है, वंशागति होता है। विविधता क्या होता है, जनकों और संतानों में असमानता को विविधता कहते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, फिर हमारा है आनुवांशिकी। तो देखिए, आनुवांशिकी क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। देखिए, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किया था। डब्ल्यू वाटसन ने किया था। तो देखिए, आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू वाटसन ने किया था। और इसके जो जनक हैं कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसके आनुवांशिकी के जो जनक हैं। अब आगे देखिए, आनुवांशिकी शब्दावली। तो देखिए, नंबर 1 हमारा जीन। तो देखिए, जीन क्या है। जीन आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। जैसे कि आपके पिता में कोई लक्षण है, आप में कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, तो इसके किसके कारण होता है, जीन के कारण होता है। ये जीन क्या करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। मेंडल ने इसे कारक कहा है। मेंडल ने इसे कारक कहा, मतलब जिसके कारण होता है, ये कारक है उसी का। जीन शब्द का प्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। जो जीन शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जॉनसन ने किया था। अब देखिए आगे, दूसरा क्या है, स्प्लील। तो देखिए, स्प्लील क्या है। स्प्लील, सॉरी यहाँ पे स्प्लील नहीं, यहाँ पे एलील रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलील है, लेकिन यहाँ पे स्प्लील हिंदी में लिखो रहा, तो ये पे क्या रहेगा, इस प्रकार से रहेगा एलील। ये एलील है, तो इसे यहाँ पे आप इसे एलील पढ़िएगा। क्या यहाँ पे देखिए, एलील। तो देखिए, एलील क्या होता है। एक ही जीन की विभिन्न रूप को एलील या फिर युग्म विकल्पी कहते हैं। जो जीन होता है उसके विभिन्न रूप को, अलग अलग रूप को एलील या फिर युग्म विकल्पी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लंबा और बौना समान जीन के विभिन्न रूप होते हैं।
जो जीन होता है उसमें लंबा, बौना, मतलब जीन जो होता है उसके विभिन्न रूप, बहुत रूप होते हैं। तीसरा है फिनोटाइप। तो देखिए फिनोटाइप क्या है। किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। जो जीव बाहर से दिखाई देता है, जो लक्षण उसका बाहर से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जो उसके बाहर के लक्षण दिखाई देते हैं उसे बाह्य लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। आगे देखिए, उदाहरण के लिए देखिए क्या है। उदाहरण के लिए आंख का रंग, मनुष्यों में आंख का रंग, जीव जंतुओं में पौधों का लंबापन एवं बौनापन, ये बाहर से दिखाई देता है तो ये क्या है, फिनोटाइप है। जैसे कि किसी का आंख भूरा रहता है, उसके बच्चे का आंख भी भूरा रहता है, इसी प्रकार से। अब देखिए चौथा नंबर है जीनोटाइप। तो देखिए जीनोटाइप क्या है। जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवांशिक संघटक को प्रदर्शित करते हैं। किसको, ये आनुवांशिक संघटक को दिखाते हैं। जो जीव की जीन की संरचना होती है उसे जीनोटाइप कहते हैं। अब पांचवा है जीन बिंदु। तो देखिए जीन बिंदु क्या है, जीन लोकस क्या है, जीन बिंदु। गुणसूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे जीन बिंदु कहते हैं। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में जहां पे जीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीन बिंदु कहते हैं। छठवां नंबर है समयुग्मजी। तो देखिए समयुग्मजी क्या है। देखिए जब एक लक्षण दो जीन समान प्रकार के होते हैं, जब एक लक्षण के दो जीन हों, एक ही लक्षण के दो जीन हों, मतलब कि एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के हों, तो इसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी जीन, क्योंकि दोनों जीन के लक्षण समान होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लंबापन, यानी दोनों लंबा हो, डबल टी। बौना पर, दोनों बौने हो पौधे तो बौनापन मतलब स्मॉल टी। तो ये क्या है, समयुग्मजी है। आगे देखिए क्या है, सातवां नंबर है विषम युग्मजी। क्या है, विषम युग्मजी। तो देखिए विषम युग्मजी क्या है। यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स असमान या अलग अलग होते हैं, लक्षण एक ही रहे लेकिन जीन जो हैं असमान रहे, अलग अलग रहे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे विषम युग्मजी जीन कहते हैं, यानी विषम युग्मजी, दोनों सम ना हो। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, संकर लंबा पौधा। संकर लंबा पौधा, एक कैपिटल टी रहेगा, एक स्मॉल टी रहेगा। दोनों के क्या है, जो जो दोनों के जीन्स हैं क्या है, अलग अलग है, लेकिन लक्षण दोनों के एक ही हैं। दोनों के लक्षण जो हैं एक ही हैं, लेकिन जो इनके जीन हैं असमान हैं। संकर लंबा दोनों है, लेकिन ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है लक्षण, कैरेक्टर। तो देखिए लक्षण क्या होता है, किसी जीव के आकारिकी संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। यानी उसके आकार को, किस प्रकार से उसका आकार बना है उसे ही उसका लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई उसका क्या है, लक्षण है। ये लंबा है, बौना है, छोटा है, पतला है, मोटा है। अगला हेडिंग देखिए क्या है, विशेषक। तो देखिए विशेषक क्या होता है, ट्रेट। देखिए विशेषक क्या होता है, किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को विशेषक कहते हैं। लक्षण के उपलक्षण को क्या कहते हैं, विशेषक कहते हैं। जैसे कि पौधों की लंबाई, ये क्या है, लक्षण है। अब लंबाई में लंबापन या बौनापन, ये क्या है, ये विशेषक है। तो क्या कह रहा है कि किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों के, जैसे कि लक्षण में उपलक्षण, जो लक्षण हो गया पौधे की लंबाई, अब उसमें क्या हो गया, लंबापन या बौनापन, तो ये क्या है, इसका लक्षण है। लक्षण को क्या कहते हैं, लक्षण के उपलक्षण को कहते हैं विशेषक। तो ये होता है विशेषक। आगे देखिए 10वां हेडिंग क्या है, 10वां हेडिंग है युग्मक। तो देखिए युग्मक क्या है, यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है जो संलयन करके नए जीव का निर्माण करती है। जो युग्मक होता है ये परिपक्व जनन कोशिका होती है जो संलयन करके यानी मिलके नए जीव का निर्माण करती है। तो देखिए युग्मक के प्रकार, युग्मक में नर युग्मक, मादा युग्मक, दो प्रकार के होते हैं। अब आगे देखिए 11 नंबर हेडिंग है संकरण। देखिए संकरण क्या होता है, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण क्या होता है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच में क्या कराएं, निषेचन कराएं, तो इसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, इस मतलब थोड़ा चैप्टर से हट के बता रहा हूँ, पुरुषों में मान लीजिए, मनुष्यों में, ह्यूमन में, जैसे कि स्त्री का लक्षण अलग होता है और पुरुष का लक्षण अलग होता है, दोनों में निषेचन होता है तो संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये होता है
इसमें निषेचन हो गया, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं पुरुषों में, लेकिन यही क्रिया को पेड़ पौधों में क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। आगे देखिए, संकरण से प्राप्त होने वाली संतान को संकर कहते हैं, संकर संतान। अब देखिए 12 नंबर हेडिंग है एक संकर संकरण। देखिए क्या है, जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। क्या, जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षण वाले, जैसे कि एक लंबापन और एक बौनापन के बीच में क्या करते हैं, जो एक जोड़ी का मतलब डबल टी, एक जोड़ी हो गया, और स्मॉल टी, यानी लंबापन और बौनापन के बीच में जो संकरण कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लंबापन और बौनापन, लंबापन का मतलब कैपिटल डबल टी और बौना का मतलब स्मॉल डबल टी। वो कह रहा है जोड़ी, जोड़ी में हमने दो दो रख दिया है। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है द्विसंकर संकरण। तो देखिए द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या कह रहा है, जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। मतलब कि देखिए, ये हो गया एक जोड़ी लंबापन, ये हो गया दो जोड़ी, और फिर ये हो गया बौनापन एक जोड़ी, ये हो गया बौनापन दो जोड़ी। अब इनके बीच हम संकरण कराएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा द्विसंकर संकरण। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है परीक्षण संकरण। तो देखिए परीक्षण संकरण क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण का मतलब उसका परीक्षण करना। जैसे कि जब F1 पीढ़ी में जो हमें संकर प्राप्त होते हैं, जो संकर से संतान प्राप्त होती है, संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक, जो प्रभाव नहीं दिखा रहा है, जो प्रभावी नहीं छिपा हुआ है, उसके साथ कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए संकर संतान क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और क्रॉस कराते हैं डबल टी, यानी अप्रभावी, जो बौनापन छिपा हुआ है अप्रभावी जनक से, ये होता है परीक्षण संकरण। अब अगला देखिए क्या है, संकर पूर्वज संकरण। देखिए क्या है, जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतान संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी कि जब प्रथम पीढ़ी से जो प्राप्त होते हैं संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ, यानी जिससे वो बना है उसके जनक के साथ कराते हैं तो उसे कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। यानी जिससे वो बना हुआ है उसके पूर्वज के साथ कराते हैं, जो उसका जनक है, तो क्या इसे कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण। अब अगला हेडिंग है 16वां नंबर प्रभावी लक्षण। तो देखिए, जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीव के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण क्या होता है, जब एक जोड़ी उपलक्षण वाले जीवों के बीच, जो जोड़ी होता है, जोड़ी में उपलक्षण जीवों के बीच जो संकरण कराया जाता है, मान लीजिए दोनों क्या है, ये है लंबापन और ये है क्या है, बौनापन, तो इनके बीच हम संकरण कराएंगे तो क्या हो, जो लक्षण में दिखाई देगा वो प्रभावी हुआ, जो छिप जाता है वो अप्रभावी होता है। जो दिखाई देता है वही कहता है वही होता है प्रभावी लक्षण। तो देखिए उदाहरण क्या है इसका, जैसे कि लंबापन और पीला बीज। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है अप्रभावी लक्षण। देखिए, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई न देने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण मतलब किसे, बौनापन हरा बीज, इनके बीच संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, इनमें ना दिखाई देने वाले जो लक्षण होते हैं, जैसे कि जो लक्षण ना दिखाई वो अप्रभावी होते हैं, जैसे कि बौनापन और हरा बीज। जैसे कि देख लीजिए, कभी कभी जो पौधे के फूल होते हैं, मटर के पौधे के फूल हो ना लाल होते हैं ना सफेद होते हैं, वो गुलाबी हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए जो लाल है वो भी है और सफेद है ये भी है, तो ये तो हो गया समयुग्मजीव वाला। लेकिन तो यहाँ पे अप्रभावी कह रहा, अप्रभावी के मतलब देखिए, जब कोई
लाल हो जाएगा तो उसमें क्या हो गया, सफेद जो होगा छिप गया, यानी कि जो लाल है वो क्या हुआ, वो लाल दिख रहा तो इसमें जो ये क्या है, ये अप्रभावी लक्षण है। जो लाल है दिख रहा तो लाल अप्रभावी लक्षण, लेकिन जो सफेद है जो छिपा हुआ है वो अप्रभावी लक्षण है, जो लक्षण दिखाई ना दे तो होता है अप्रभावी लक्षण। जो दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण, जो ना दिखाई दे वो अप्रभावी लक्षण। उदाहरण के लिए बौनापन और हरा बीज। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, मेंडलवाद। तो देखिए मेंडलवाद क्या है। मेंडल का जन्म कब हुआ था? मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया देश के बुन शहर में हुआ था। किसका? मेंडल का जन्म। इनका परिवार देखिए माली परिवार से संबंधित रखते थे। जो मेंडल थे माली परिवार से थे। आगे देखिए, बड़े होने पर ये ब्रुन शहर के चर्च पे पादरी करते थे। फिर इन्होंने मटर के पौधे पर लगभग 7 वर्षों 1856 से 1863 तक प्रयोग किया। कितने दिन तक? 7 साल तक प्रयोग किए, तब इन्हें साबित हुआ। और आजकल आप लोग 2 दिन पढ़ते हैं उसका थक जाते हैं। आगे देखिए, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? पिसुम सेटुअन। यानी कि आगे देखिए, 1865 में ईस्वी में इन्होंने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष और उपलब्धियों को ब्रून शहर के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तावित किया। 1884 में गे मंडल की मृत्यु हो गई। मंडल क्या होगी? मृत्यु। कब हुई इनकी मृत्यु? 1884 ईस्वी में। आगे देखिए, इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा था। तो देखिए उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? वैज्ञानिकों का नाम क्या था? ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस, एरिक बेन शर्मैक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को संक्षेप में मेंडलवाद कहा। तो उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने नियमों को निष्कर्ष निकाला तो उसे क्या दिया नाम? मेंडलवाद नाम दिया। अब आगे देखिए, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन अनेक कारणों से किया। नंबर 1 क्या देखिए पॉइंट, मटर 1 वर्षीय पौधा यानी 1 साल में ये हो जाता है, जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोगों के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी ये 1 वर्षीय पौधा 1 साल में हो जाता है तो इसमें हर साल क्या होगा? परिणाम प्राप्त हो जाएगा। अगला है, पौधों में ज्यादा फल व फूल होते हैं जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसे छोटे जगह पर उगा सकते हैं। जो मटर का पौधा होता है उसमें फल व फूल ज्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है? इसे बीज इसमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं और इसे छोटे छोटे स्थानों पर भी उगा सकते हैं। आगे है, मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं, इस कारण ये स्वपरागणी होते हैं। ये क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, इनका स्वपरागण खुद ही हो जाता है अपने पौधे पर। अब देखिए अगला, इसमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। और फिर मटर के फूल में कृत्रिम विधि से परागण आसानी से करा सकते हैं। अब आगे देखिए, देखिए मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण। तो देखिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षण क्या है मटर के पौधे के? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे लक्षण है, यहाँ पे प्रभावी है और यहाँ पे अप्रभावी है। तो देखिए नंबर 1 है तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई क्या होती है? यहाँ पे प्रभावी होता है लंबा और अप्रभावी होता है बौना, यानी लंबा दिखाई देता है और बौना जो होता है छिप जाता है। दूसरा है पुष्प का रंग बैगनी सफेद। तो बैगनी दिखाई देता है और सफेद जो होता है छिप जाता है। तीसरा है बीज आकृति, यानी बीज का आकार। तो जो गोल होता है वो दिखाई देता है, प्रभावी जो होता है झुर्रीदार होता है, छिप जाता है। चौथा नंबर है फली की आकृति फूली और पिचके। तो जो फूले होते हैं वो प्रभावी दिखाई देता है और जो अप्रभावी होता है वो पिचका जो होता है वो छिप जाता है। पांचवा है फली का रंग, तो हरे और पीले। देखिए जो फरा होता है, जो फली होता है यानी जो फल होता है मटर का, तो फली का जो रंग है क्या? हरे व पीले। हरे यानी कि प्रभावी हरे दिखाई देते हैं, जो पीले होते हैं अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। छठवां है पुष्प की स्थिति कक्षीय अक्षीय। तो जो कक्षीय होती है प्रभावी लक्षण होता है यानी ये दिखाई देता है, जो अक्षीय होता है अप्रभावी होता है यानी कि ये छिपा रहता है। सातवां है पुष्प की स्थिति पीले हरे। तो देखिए प्रभावी जो होता है पीला दिखाई देता है, हरा जो होता है छिपा रहता है। अब आगे देखिए मेंडल की सफलता के कारण। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है?
मेंडल ने मटर के पौधों की कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया और इन्होंने एक बार में एक ही लक्षण के प्रयोग पर ध्यान दिया। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का एक लेखा जोखा रखा। अब आगे देखिए, मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के नियम। देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं। पहला होता है प्रभाविता का नियम। तो देखिए, प्रभाविता का नियम क्या है। जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या होता है, जब एक जोड़ी का मतलब दो दो पौधे रहे, दो दो शुद्ध लंबा और फिर 2 शुद्ध बौना, डबल टी, तो क्या हो गया, जोड़ी में हो गया। तो जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के बीच संकर कराते हैं या पौधों के बीच संकर कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभाविता का लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण पहले दिखाई देते हैं प्रथम पीढ़ी में। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, शुद्ध लंबे पौधे यानी शुद्ध लंबे पौधे का जोड़ी, और ये पे हो गया शुद्ध बौने पौधे का जोड़ी, स्मॉल डबल टी, ये हो गया। अब इसका जब संकरण कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, युग्मक यहाँ पे टी है, इसमें क्या है, स्मॉल टी है। इसका जब इसका हम कराएंगे संकरण तो ये होगा एक स्मॉल कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो क्या इसमें होगी, इसमें संकर लंबे पौधे होंगे। कितने, 100% सभी पौधे क्या होंगे, संकर लंबे होंगे सभी पौधे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हुआ क्या, बौनापन क्या हो गया, छिप गया। तो ये क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। लेकिन जो इसमें दिखाई दे रहा है लंबापन, संकर लंबे पौधे, ये प्रभावी लक्षण हुआ। तो ये प्रभाविता का नियम है। अब देखिए अगला है, दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो देखिए पृथक्करण का नियम क्या है। जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी एफ में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं पृथक्करण का नियम। देखिए, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के बीच में क्या करते हैं, संकर कराते हैं, संकरण, तो प्रथम पीढ़ी या फल में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी होती है उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में दिखाई देते हैं। इसे ही कहते हैं पृथक्करण का नियम, यानी अलग अलग होकर दिखाई देते हैं। तो देखिए उदाहरण में किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, इसमें जनक जो है शुद्ध लंबा शुद्ध बौना। तो शुद्ध लंबा यानी डबल कैपिटल टी और शुद्ध बौना यानी डबल स्मॉल टी। और फिर इसका जब हम कराएंगे इसका संकर तो ये होगा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी 100% में संकर पौधे होंगे। तो ये तो प्रभाविता का नियम हो गया। और दूसरी पीढ़ी में देखिए क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में जब कराएंगे इसको हम उपलक्षण से, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी का संकर कराएंगे किससे, एक कैपिटल टी से एक स्मॉल टी से। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अलग अलग बन जाएंगे, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इसमें भी इसी प्रकार से कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या होगा, जो पृथक पृथक होंगे इसके जो अनुपात होंगे प्रभावी और अप्रभावी की दूसरी पीढ़ी में अलग अलग होंगे। तो ये क्या गया, पृथक्करण का नियम हो गया। तो इसी प्रकार से देखिए अनुपात में लिखेंगे तो इनका अनुपात क्या होगा, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप में। तो ये हो गया पृथक्करण का नियम। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। तो देखिए, जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के संकर जो के बीच में संकर कराया जाता है, यानी जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षण वाले जीवों का संकर कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक रूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। इनका पृथक्करण जो होता है स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। यही होता है स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। तो देखिए यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जनक क्या है, गोल पीला बीज। गोल का मतलब होता है डबल आर और पीले का अर्थ होता है डबल वाई। तो ये हो गया गोल पीला बीज, यानी डबल आर और फिर डबल वाई। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे देखिए झुर्रीदार हरा, यानी कि
स्मॉल आर और फिर स्मॉल आई, झुर्रीदार स्मॉल वाई, झुर्रीदार हरा हो गया। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा जो गोल पीला होता है डबल आर गोल गोल हो गया, और डबल वाई जो हो गया पीला हो गया, और यहाँ पे हो गया कैप स्मॉल आर डबल झुर्रीदार हो गया, और वाई जो हो गया स्मॉल वाई ये हो गया क्या पीला, सॉरी ये हरा हो गया। तो इसमें जब संकर होगा तो देखिए क्या होगा, इसका युग्मनज जो होगा ये होगा आर एक आर एक वाई, इसमें कैपिटल का होगा, इसमें जो होगा एक आर स्मॉल का एक वाई स्मॉल का होगा। तो इसमें जो संकर होगा तो ये देखिए क्या बनेगा, इसका संकर इस प्रकार से मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा आर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, इस प्रकार से इनका बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गए, यहाँ पे क्या बने, इनका ये स्वसंकरण हो गया। इसके बाद देखिए इतना बनने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हुआ है स्वतंत्रकरण हुआ, स्वसंकरण हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने निषेचन कराया F2 यानी F1 में ये बनेंगे क्या, संकरण में इतने पौधे बनेंगे। उसके बाद युग्मक इनका देखिए क्या है, एक बना आर वाई एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी प्रकार से इनका युग्मक बना। तो यहाँ पे देखिए 4 युग्मक बने, तो चारों युग्मक पे हम देखिए यहाँ पे लिखे हमने, तो इस प्रकार से हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका जो अनुपात निकलेगा देखिए 9:3:3:1 फिनोटाइप निकलेगा, और फिर दूसरा जो होगा जीनोटाइप 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ये होगा इसका जीनोटाइप। अब आगे देखिए अगला हेडिंग है मेंडलवाद के विचलन। तो देखिए सभी जीवों की वंशागति मेंडल के अनुसार नहीं होती, परंतु कई लक्षणों की वंशागति अपवाद को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार की वंशागति को नॉन मेंडेलियन वंशागति कहते हैं, यानी जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करती। इसके निम्न उदाहरण हैं। ए है अपूर्ण प्रभाविता। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या है, जिसमें ना तो प्रभावी लक्षण हो ना अप्रभावी हो। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास के पौधों में की थी। गुलाबास का पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलियस जालापा है। तो देखिए जब दो अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षण के मध्य में दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। मान लीजिए कि कोई पौधा है गुलाबास का, उसमें ना लाल बीज हो रहा है ना सफेद ना लाल फूल हो रहा है, ना फिर देखिए ना लाल फूल हो रहा है और ना ही सफेद फूल हो रहा है। तो लाल और सफेद जब अपना दोनों इसमें मिले होंगे तो क्या होगा, ये गुलाबी बन जाएगा। इसमें जो गुलाबी लक्षण क्या होगा प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता, यानी न लाल न सफेद गुलाबी बीज का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जनक इसमें क्या है, लाल पुष्प यानी डबल कैपिटल आर जोड़ी में कह रहा है, और सफेद पुष्प यानी स्मॉल डबल आर। तो इसका जब संकर होगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका जो युग्मक है वो कैपिटल आर है, इसका युग्मक है स्मॉल आर है। जब दोनों का संकर होगा तो कैपिटल एक स्मॉल आर यानी दोनों मिल गए। इसमें क्या होगा, इसमें सभी पौधे क्या हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे। तो ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता। तो आगे देखिए इसमें, उसके बाद देखिए इसमें F2 पीढ़ी में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बना था, कैपिटल आर स्मॉल यानी गुलाबी पौधा। तो इसके बीच हम संकर कराएंगे दोनों के बीच, तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए जब हम गुलाबी पौधों के बीच संकर कराएंगे यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर संकर कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्योंकि हमारा अभी बना था। तो इसका जब संकर कराएंगे तो देखिए इसका युग्मज क्या है, एक है कैपिटल आर एक है स्मॉल आर, इसमें भी उसी प्रकार से एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, इसको इस प्रकार से अलग अलग इसके युग्मक बन जाएंगे। तो ये जो F2 पीढ़ी हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, फिनोटाइप जो होगा 1:2:1 के अनुपात में होगा, जीनोटाइप जो होगा 1:2:1 के अनुपात में होगा, दोनों का अनुपात सेम होगा। आगे देखिए अगला हेडिंग देखिए क्या है, सहप्रभाविता। तो देखिए सहप्रभाविता क्या है, जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी के साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। जब दोनों उपलक्षण जो होते हैं जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं
तो उसे क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। अब आगे देखिए, आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो देखिए क्या है, कोशिकाओं के केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र नाम दिया। जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें एक धागे की नुमा की संरचना पाई जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे गुणसूत्र कहते हैं। किसने इसे बताया, वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। कब, 1888 ईस्वी में। सटन और बाबेरी ने 1902 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसने सटन और बाबेरी ने आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत पारित किया। कब, 1902 ईस्वी में। इसके अनुसार आनुवांशिक गुणों की इकाइयां जीन के द्वारा ही अर्धसूत्रीय विभाजन के समय गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करती हैं या होता है। जो आनुवांशिक गुण होता है, इकाइयां जो होता है जीन के द्वारा अर्धसूत्रीय विभाजन के समय, जो जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उस समय जो गुण होता है, जनक वाला गुण बच्चों में जाता है, एक दूसरे में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आगे देखिए, 1909 में जॉनसन ने कारक की जगह जीन शब्द का प्रयोग किया। जो कारक होते हैं जीन होते हैं। सन 1933 में टी.एच. मॉर्गन ने सटन और बाबेरी का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि विशिष्ट जीन विशिष्ट गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। आगे देखिए, मेंडल के सिद्धांत की पुनर्खोज से आनुवांशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत पर बल दिया। इस सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 क्या है, गुणसूत्र एवं कारक द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़ों में पाए जाते हैं। दूसरा है, गुणसूत्र एवं जीन युग्मकों के निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं। देखिए अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है सहलग्नता। देखिए सहलग्नता क्या है, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर तथा एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं लेकिन स्वतंत्र अभिव्यंजन नहीं दर्शाते बल्कि साथ साथ वंशागत होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सहलग्नता। जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के पास स्थित होते हैं लेकिन क्या ये स्वतंत्र अभिव्यंजन नहीं दर्शाते, यानी अलग अलग नहीं दर्शाते, तो बल्कि ये क्या साथ साथ वंशागत होते हैं, तो इसे कहते हैं सहलग्नता, यानी साथ साथ ही रह रहे हैं, रखे लगे हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है लिंग निर्धारण। तो देखिए लिंग गुणसूत्रों के कारण जीवों में लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। जो लिंग के गुणसूत्र होते हैं उन्हीं के कारण जीवों में लिंग का निर्धारण होता है, जिसे लिंग निर्धारण कहते हैं। अगला हेडिंग है उत्परिवर्तन। तो देखिए उत्परिवर्तन क्या होता है, शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन कहते हैं, जो अचानक उत्पन्न हो जाए। यह क्रिया डीएनए तथा जीन में होने वाली रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होती है, उत्परिवर्तन जो होता है। आगे देखिए, उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा है संख्यात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन। तो देखिए गुणसूत्रीय परिवर्तन, एक है गुणसूत्रीय परिवर्तन और एक क्या है, एक है जीन उत्परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए पहले देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो देखिए क्या है, गुणसूत्रों में उपस्थित जीनों के मध्य होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जो गुणसूत्र में उपस्थित जीन होते हैं उनके मध्य होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। तो देखिए नंबर 1 इसमें क्या है, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में जो उत्परिवर्तन होता है उसे संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या में जो होता है, जब गुणसूत्र के एक सेट में कमी आ जाती है तो उसे अगुणिता कहते हैं, या जब एक सेट की वृद्धि होती है तो इसे बहुगुणिता कहते हैं। यानी जिसमें गुणसूत्र जो होता है इसमें एक गुणसूत्र एक सेट कम हो गया, मतलब दोनों जोड़ी कम हो गई, तो इसे क्या कहते हैं, अगुणिता, मतलब कम हो गया। और जिसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं बहुगुणिता। दूसरा देखिए क्या है, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो देखिए गुणसूत्र की संरचना में होने वाले परिवर्तन को संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जो गुणसूत्र की संरचना होती है उसमें होने वाले परिवर्तन को संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, कभी कभी इस परिवर्तन के कारण जीव की मृत्यु भी हो जाती है। अब दूसरा है जीन उत्परिवर्तन। तो देखिए जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन से
सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जो जीन उत्परिवर्तन होता है 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्रतिस्थापन। तो देखिए प्रतिस्थापन क्या है। इसमें डीएनए श्रृंखला एक या अधिक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म में बदल जाती है, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। जो प्रतिस्थापन होता है इसमें क्या होता है, डीएनए श्रृंखला से एक या एक से अधिक क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म में बदल जाता है, तो क्या होता है ये प्रतिस्थापन, यानी एक से दूसरे में बदल गया, तो ये प्रतिस्थापन कहलाता है। दूसरा है विलोपन। तो देखिए विलोपन क्या है, इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से एक या एक से अधिक क्षार बाहर निकल जाता है, तो यह विलोपन कहलाता है। तीसरा है निवेशन। इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्षारक जुड़ जाता है या क्षार जुड़ जाता है, तो इसे निवेशन कहते हैं। अगला हेडिंग है बिंदु उत्परिवर्तन। तो देखिए बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन विलोपन या निवेशन होता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। जिसमें क्या होता है प्रतिस्थापन विलोपन या निवेशन होता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला है सकल उत्परिवर्तन। तो देखिए सकल उत्परिवर्तन क्या है, ऐसे जीन उत्परिवर्तन जिसमें एक से अधिक क्षारक भाग लेते हैं, उसे सकल उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सकल उत्परिवर्तन। आगे देखिए अगला है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो देखिए फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड को हटाकर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते हैं, लेकिन हटाए गए न्यूक्लियोटाइड पुराने वाले अमीनो यानी एसिड को ही कोडित करते हैं, जिससे लक्षण में उत्परिवर्तन नहीं होता। ये होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अब आगे देखिए, आगे है उत्परिवर्तन की विशेषताएं। तो देखिए क्या है, जीवों में अचानक उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। उत्परिवर्तन द्वारा नए गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे नई जाति का विकास होता है। अगला है जो उत्परिवर्तन जनन कोशिका में उत्पन्न होते हैं वही वंशागत होते हैं। अब आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, लिंग सहलग्न लक्षण व लिंग सहलग्न वंशागत। तो देखिए लिंग गुणसूत्र पर प्रायः लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होता है उसपे लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं। कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन की उपस्थिति होती है, तो इन्हें हम लिंग सहलग्न लक्षण वाले जीन कहते हैं। इनके द्वारा व्यक्त लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, तथा इन लक्षणों की संतानों में जीन को हम संतानों में जो जीन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागत कहते हैं। आगे देखिए, ये लिंग सहलग्न लक्षण संतानों में रोग के रूप में दर्शित होते हैं और प्रायः यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। मानव में लिंग सहलग्न वंशागत प्रायः वर्धानता और हीमोफीलिया के रूप में पाया जाता है। तो देखिए वर्धानता क्या होता है, देखिए वर्धानता क्या होता है, वर्धानता एक रोग है। लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर न कर पाना वर्धानता कहलाता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को वर्धानता का रोग होता है वो लाल और हरे रंग में क्या करेगा, अंतर नहीं जान पाएगा कि कौन सा रंग लाल है और कौन सा रंग हरा है। तो ये होता है वर्धानता, यानी वर्ण अंधता, जिसे कहते हैं वर्ण अंधता। वर्ण मतलब रंग, अंधता का मतलब दिखाई देना, वर्ण अंधता, ये वर्धानता मतलब कि वर्ण अंधता में लाल व हरे रंग में व्यक्ति क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता। इसे प्रोटॉन दोष लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। अगला हेडिंग है हीमोफीलिया। तो देखिए हीमोफीलिया क्या है, यह रोग सर्वप्रथम यूरोप की महारानी विक्टोरिया को हुआ, जो एक रक्त संबंधी रोग है। इसमें रोगी व्यक्ति के चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में रक्त होता है, खून का थक्का बनने वाला प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन VIII और IX प्राय जीन उत्परिवर्तन के कारण अनुपस्थित हो जाता है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन VIII जो होता है और IX प्राय जो होता है जीन उत्परिवर्तन का इसमें से हट जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है, इसे रक्त स्राव रोग भी कहते हैं। तो जो हीमोफीलिया रोग होता है
कहीं पर जो चोट लग जाएगा तो खून थक्का नहीं बनेगा, जिससे खून का बहना बंद नहीं होगा और शरीर का सारा खून बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए क्या है, मनुष्य में मेंडेलिय विकार। तो देखिए क्या है, वे विकार या रोग जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं उन्हें मेंडेलिय विकार कहते हैं। विकार का अर्थ होता है रोग। उदाहरण के लिए थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, वर्ण अंधता इत्यादि। यहाँ पे देखिए थैलीसीमिया क्या है, देखिए यह रक्त संबंधी दोष युक्त रोग है जिसमें व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है और शरीर दुबला हो जाता है, दुर्बल यानी पतला हो जाता है और हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। सामान्य व्यक्ति में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, पर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में आरबीसी का जीवन काल केवल 20 दिन रह जाता है। कितना? 20 दिन। तो ये क्या रोग होता है? थैलीसीमिया रोग। आगे देखिए अगला हेडिंग है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। तो देखिए अर्धसूत्रीय विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग न हो पाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या कुछ कम या अधिक हो जाती है, जिससे होने वाले संतान में यह एक रोग के रूप में उत्पन्न होता है, जिसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं या सिंड्रोम कहते हैं, या निम्न प्रकार का होता है। तो गुणसूत्रीय विकार क्या होता है? देखिए जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसके समय जो गुणसूत्र परस्पर अलग नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है, इनके कारण गुणसूत्र की संख्या कभी कम हो जाती है या कभी ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, संतान में रोग उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं गुणसूत्रीय रोग या सिंड्रोम रोग। तो ये देखिए कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम। तो देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के बजाय 3 हो जाते हैं, यानी जब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, लेकिन जब यहाँ पे देखिए जो डाउन सिंड्रोम होता है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। लेकिन क्या होता है, जब 23 जोड़ी में से जो 21वां गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ी जो होता है, इसकी बजाय क्या होता है, इसमें 3 हो जाते हैं। 21वें में 2 जोड़ी गुणसूत्र है, लेकिन एक एक्स एक वाई होता है, लेकिन तो यहाँ पे क्या 3 हो जाते हैं। या तो देखिए 21वीं में क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है 21वीं हर एक गुणसूत्र में। तो 23वां गुणसूत्र जो होता है, अगर इसमें 3 हो जाए, मतलब या तो एक्स बढ़ जाए या तो इसमें क्या हो जाए, वाई बढ़ जाए, तब देखिए क्या होता है, कह रहा है कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के बजाय 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 हो जाए, यानी एक्स वाई है, इसके अलावा या तो एक एक्स और आ जाए या तो एक वाई और आ जाए, हो जाए, तो इसे हम डाउन सिंड्रोम या एका अधिक सूत्रता कहते हैं, मतलब एक अधिक गुणसूत्र आ गया। इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसमें एक बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसमें 46 गुणसूत्र हो जाता है। तो क्या होता है, इनकी 16 से 17 वर्ष में ही क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है। इनकी गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी आदि डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। इनकी क्या होती है, गर्दन मोटी हो जाएगी, मतलब ये कुछ मनुष्यों से हट के दिखते हैं, आंख बड़ी हो जाएगी, भौहें ऊंची हो जाएंगी, इस प्रकार से। आगे देखिए अगला है टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या है, जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की जगह पर क्या हो जाए, एक्स एक्स या एक्स वाई या फिर एक यक्स हो जाए, तो उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये एक सूत्रीय अर्थात मोनोसोमिक होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अभी डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र क्या होता है, माइनस हो जाता है, घट जाता है, या तो वाई या तो एक्स। इसमें क्या होता है, एक घट जाता है टर्नर सिंड्रोम में। देखिए इसमें क्या होता है, वैसे मिला के हमारे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी का मतलब 46 हो गया, जिसमें क्या 45 ही रह जाता है। तो देखिए इसमें गुणसूत्र 45 होते हैं। इनका स्तन चपटा होता है, जो चेस्ट होता है इनका चपटा रहेगा, अंडाशय अनुपस्थित होता है और मासिक धर्म नहीं होता। ये ज्यादातर किसमें होता है, औरतों में होता है। अब आगे देखिए तीसरा नंबर क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो देखिए जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए लिंग गुणसूत्र क्या होता है, पुरुष जो होता है उसमें एक्स 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 वाई लिंग गुणसूत्र होता है, और महिला जो होती है, महिला में क्या होता है, महिला में केवल एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। तो जब एक्स एक्स से मिलता है तो
तो स्त्री होती है, एक्स वाई से मिलता है तो बच्चा पुरुष होता है, लड़का होता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाए तो इसे हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इनमें क्या होता है, शुक्राणु नहीं बनते, ये नर नर नपुंसक हो जाते। तो इनमें क्या होता है, शुक्राणु नहीं बनते और ये क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।